नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बीजेपी की जीत के बाद हरियाणा की तो खूब चर्चा हो रही है, लेकिन असल कहानी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सत्ता नहीं मिली, प्रदर्शन भले ही ठीक ठाक रहा हो, कांग्रेस के बुरे हाल रहे, लेकिन एनसी के दम पर सत्ता में कांग्रेस आ चुकी है। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या अब्दुल्ला परिवार उतनी ताकत में होगा? क्या सीएम पद पर रहते हुए वो हर फैसले ले पाएंगे? तमाम सवालों का जवाब इस वक्त ढूंढा जा रहा है और कई राजनीतिक विश्लेषक तो ये कह रहे हैं अब्दुल्ला का भी वही हाल होगा जो अरविंद केजरीवाल का हुआ, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर एलजी बैठे थे और वहां पर भी एलजी ऊपर बैठे हैं। और मनोज सिन्हा के पास इतनी पावर है, उतनी सीएम के पास भी नहीं होगी। एक चपरासी भी नियुक्त करने की हैसियत सीएम की नहीं होगी, ऐसा बयान ओवैसी तक दे रहे हैं। तब आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अगले 5 साल तक कितनी दिलचस्प होने वाली है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं, मेरे सहयोगी चेतन पाठक और शबनम सैफी हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शबनम, आपसे ही शुरुआत करता हूं। दिल्ली आप लगातार कवर करती हैं, क्या लग रहा है दिल्ली वाला खेल अगले 5 साल तक जम्मू कश्मीर में देखेंगे हम लोग? बिल्कुल देखने के लिए तो मिल सकता है, लेकिन अभी से ही उमर अब्दुल्ला के सुर थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला चुनावी रैलियों में ये बयान देते थे कि सत्ता में आएंगे 370 को बहाल करवाएंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद जब दिख रहा है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, उनका बयान बिल्कुल ही बदल गया। कहते हैं कि मोदी सरकार के सपोर्ट में ही काम करेंगे और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो 370 को बहाल कर सकता है, लेकिन उम्मीद करेंगे जनता की जो वादे किए उन पर खरा उतर पाए। लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा था 370, उस पर कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला बहुत नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनके पारिवारिक विवाद भी शुरू हो जाए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला 370 पर बहुत सटीक उससे अड़े हुए थे। वहीं राहुल गांधी भी इसी मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर में, ये तो अपने वोटरों के साथ बेईमानी हो गई फिर ना। बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। लेकिन एक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 370 बहाल होना चाहिए, लेकिन जिस मुद्दे पर आपने वोट मांगा था, चेतन, क्या उस मुद्दे पर उन्हें नहीं बना रहना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल बना रहना चाहिए था। और ये तो देखिए रोहित, शबनम और प्रसून जी की बात हम सब जानते हैं, जनता आजकल जानती है कि आप जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं वही आप बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि आपको तो हमेशा से पता होता है। अब वही मुफ्त की रेवड़ी वाली बात आती है कि आप बड़ी बड़ी जो है सपने जरूर दिखाते हैं जनता को। जनता बहुत भोली भाली है, हालांकि भोली भाली अब इतनी भी नहीं है, समझदार है, लेकिन फिर भी आप पर विश्वास करना जानती है, समझ जाती है कि चलिए आप कुछ करेंगे, क्योंकि आप बार बार जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन उसके बाद बिल्कुल शबनम ने सही कहा कि 370 का जो मुद्दा है वो उमर अब्दुल्ला के दिमाग में कुछ नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनको समझ आ गया है कि अब इस पर तो कुछ कर ही नहीं सकते। 370-35 ए रिवोक हुआ, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम सिर्फ एलजी के शासन में अपनी सरकार चला सकते हैं। एलजी से टकराव होगा, यह भी उन्हें पता है। दिल्ली वाला हाल होगा, यह भी उन्हें पता है। ट्रांसफर पोस्टिंग तक की उनके पास कोई अनुमति नहीं होगी, यह भी उन्हें पता है। और एलजी साहब जो भी दस्तखत कर देंगे वो भी सवाल जाके, उस पर भी सवाल जाके अदालत में वो नहीं उठा सकते हैं। सब कुछ उन्हें पता है। बिल्कुल चेतन, बिल्कुल। जिस तरीके से पंकज जी, जैसे केंद्र सरकार को क्या पहले से ही आभास हो गया था कि जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इसलिए एलजी की पावर बढ़ाई गई? नहीं, आभास क्या होना था, आज तक नहीं आए सत्ता में। एक बार पीडीपी के साथ गठबंधन कर लिया, कश्मीर घाटी में तो ये कभी सेकंड क्या थर्ड भी नहीं रहे। गलती थी उनके राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। गलती नहीं थी, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। देखिए, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। लेकिन जो आज का मुद्दा है वो ये है, इतनी सीटें आ जाती, किसी के समर्थन की जरूरत पड़ जाती सरकार बनाने के लिए, तो क्या फिर दोबारा पीडीपी का सपोर्ट नहीं ले पाती बीजेपी? मुझे लगता है कि अब की ये गलती ना होती, क्या जवाब देते हैं देखिए ना, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अब की ये गलती ना करती, ना वो पीडीपी के साथ जाती, ना वहां की किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ जाती। वहां पर वो सरकार बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है बहुमत के साथ। पंकज जी, देखिए, बीजेपी का बच्चा जानता है कि कश्मीर में उसकी सीटें नहीं आने वाली। कहां से आ जाएंगी? जम्मू से ही सिर्फ आनी है ना। जम्मू से इतिहास का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस बार इन्होंने किया तो 29 आई है, इससे पहले 25 इनका हाईएस्ट था। तो इनको ही पता था कि हम अपना सबसे बेहतरीन भी देंगे, फिर भी हम सरकार नहीं बनाने वाले। तो इस बात से पहले ही ये वाकिफ थे, लेकिन इन्हें पता था कि एलजी के जरिए हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। कश्मीर इसलिए क्योंकि कश्मीर में जितने सुरक्षा बल के जवान तैनात है वो सारे के सारे कमान जो है एलजी के हाथ में। इवन जम्मू कश्मीर पुलिस बल वो भी एलजी के अंडर है। तीसरी बात, जितने फाइल हैं, जो भी केंद्र से फंड मंगाना है, वो भी एलजी के बिना अनुमति के, बिल्कुल
अब देखिए दिल्ली में केजरीवाल की हालत देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला। अब उमर अब्दुल्ला केजरीवाल नहीं है, दोनों की पर्सनालिटी में फर्क है। केजरीवाल ऐसी पर्सनालिटी है कि वो अंदर बातचीत करने आए, खुद से सट फाड़ के बाहर आके बोल सकते देखो बहुत मार मारा। लेकिन उमर अब्दुल्ला नहीं है, वो थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व का आदमी है, वो खानदानी आदमी है। लेकिन तो वही वो इस तरह खानदान की तो छोटी हरकतें कर नहीं लेकिन सकता। पंकज जी वही खानदान तो देश के विरोध में ही बयान देता है ना। देखिए विचारधारा कोई हो, मैं जो आचरण के बात कर रहा था कि जिस तरह का दोनों का कंडक्ट है, पर्सनल कंडक्ट। कभी देखा है कि जाके उमर अब्दुल्ला कहीं सो गए, लेट गए, 4 आदमी उनको उठा के ले गए? नहीं है, नहीं कर सकते कंडक्ट उस तरह से खुद को। हर आदमी की अलग पर्सनालिटी है। तो उमर अब्दुल्ला ने देखा कि हम नंगाई तो कर नहीं सकते, तो इससे बढ़िया समझौता करो। तो उन्होंने सबसे पहले मोदी को ऑनरेबल मैन बताया कि बहुत इज्जतदार इंसान है। फिर कहा कि हम केंद्र के साथ सहयोग करके बढ़ने को इच्छुक हैं, क्योंकि पता है कि सहयोग नहीं करेंगे तो कर क्या लेंगे उनका। तो पंकज जी ऐसा तो नहीं है क्या 5 साल उमर अब्दुल्ला जो है मोदी सरकार के तीर से उन्हें ही घायल करने की कोशिश करेंगे? नहीं, ये अब्दुल्ला का डर है, ये अब्दुल्ला का डर है। उनको पता है कि अगर एक भी कदम इधर से उधर हुआ तो फिर सब कुछ एलजी के पास है। कहीं फिर ऐसा ना हो कि 10 साल का वनवास तो था ही, मतलब 10 साल बाद तो चुनाव हुए, लंबा वनवास कहीं ना खिंच जाए। तो अब्दुल्ला का डर है, मुझे जहां लग रहा है अब्दुल्ला का डर है। पंकज जी को क्या लगता है मुझे नहीं पता। केजरीवाल के अंदर भी काफी था, लेकिन वो अपने हर फैसले को मनवाने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब्दुल्ला भी वही रास्ते पे चल सकते हैं? नहीं करेंगे ना, मैंने इसलिए कहा कि दोनों की पर्सनालिटी का फर्क आप समझिए। हाँ। केजरीवाल जो है आंदोलनकारी हैं, वो धरना वरना उनका नेचर में है, वो इस तरह वो टकराव 5 साल तक वो रोज लड़ सकते हैं। उमर अब्दुल्ला उस तरह के नहीं है, वो रोज रोज इस तरह का विवाद नहीं झेल सकते, इसलिए उन्होंने समझौते का रास्ता अपनाया है। देखिए जो आने वाला 5 साल है, उमर अब्दुल्ला जानते हैं केंद्र के साथ या एलजी के साथ टकरा के मैं कश्मीर में कुछ नहीं करवा पाऊंगा। बेहतर यही है कि एलजी के साथ और केंद्र सरकार के साथ बढ़िया टर्म्स रह के मैं कश्मीर घाटी में कुछ काम कर आ जाऊं, ताकि अगले जब 5 साल बाद जब चुनाव आए तो मुझे बताने के लिए तो हो कि मैंने ये करवाया। दिल्ली में देखिए केजरीवाल काम कुछ नहीं करेंगे तो वो ये आराम से बोल सकते हैं कि मुझे किसी ने काम नहीं करने दिया। कश्मीर घाटी के लोग शायद उमर अब्दुल्ला को लेकर ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम्हें कुछ काम नहीं करने दिया इसलिए तुमने कुछ नहीं किया। तो बोला जब कुछ काम नहीं करने दिया तो तुम कुर्सी पे क्यों बैठे हुए थे, हट जाते, दे देते इस्तीफा। कश्मीर के लोग ये मांग कर सकते कि नहीं? दिल्ली के लोग ये सब नहीं पूछते। दोनों के पर्सनालिटी का अंतर समझिए। और मैं बता रहा हूं, जो दिल्ली के एलजी हैं और जो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं, दोनों की पर्सनालिटी में फर्क है। जो मनोज सिन्हा साहब है वो कागज के बहुत पक्के आदमी है, बहुत दुरुस्त, नियम नियमावली बहुत डिटेल्स में जाते हैं। वो प्रशासक रह चुके हैं ना, वो सरकार पर जो कामकाज करना है उसका नख से सिख तक जानते हैं। कौन से कलम कहां पे किस बिंदु पे चला देंगे ना उमर अब्दुल्ला को पता नहीं चलेगा। फिर भी पंकज जी अब उमर अब्दुल्ला ने सवाल एक ये भी आता है कि 370 तो नहीं हटा सकते, ये बात उमर अब्दुल्ला जानते भी हैं। ये तो फिर बोलने की बात है। नहीं, एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि उमर अब्दुल्ला जिस तरीके का बयान देते हैं कि हालांकि वो मन में यह भी सोच रहे होंगे कि क्या पता पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा से जो है वो बहाल हो जाए, मिल जाए, किसी भी तरह मिल जाए, चाहे मैं आगे पीछे भी लगा रहूं, कुछ भी कर लूं। देखिए इनकी गुजारिश हो सकती है केंद्र से, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर वो केंद्र के ऊपर है कि वो राज्य का दर्जा दे या नहीं दे। ये लड़के कुछ अब हासिल नहीं कर सकते। तो ये तो चुनावों के दौरान मोदी सरकार ने भी क्लियर किया था ना कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देंगे या कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, ये रिपोर्ट भी कहती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू और अलग और कश्मीर अलग, दोनों का वोटिंग पैटर्न अलग है। कश्मीर में मुसलमान है वो बीजेपी को कभी नहीं देते, जम्मू में हिंदू है वो बीजेपी को ही देते। बस ये स्पष्ट चीजें हो गई है। हाँ। तो वो ज्यादा सीट बढ़ जाता, खराब हो जाता, वो अलग बात है। हाँ मैं ये कह सकता हूं कि अगर कंसिडरेशन है कि जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल पैकेज देना हो या पूर्ण राज्य देना हो, तो ये भी केंद्र से गुजारिश करेंगे, मदद मांगेंगे। दोनों के बीच जो कॉर्डियल रिलेशन रहेगा तभी हो सकता है। टकराव करके उमर अब्दुल्ला को कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा ऐंठे तो कश्मीर ऐसा राज्य है कि बोले जा आज से बर्खास्त, बैठ घर में, क्या कर लेगा। तो इसलिए ये जानते हैं ये चीज कि मुझे कुछ करना नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई 5 साल कम से कम सीएम तो रहे। तो मनोज सिन्हा बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा उनका इंटेंशन है, मोदी बहुत ऑनरेबल हैं, केंद्र सरकार के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहना चाहिए क्योंकि हमारे आसपास दोनों हम वोलाटाइल स्टेट्स से घिरे हुए हैं। तो ये सब बयानबाजी शुरू हो गई। देखिए
कांग्रेस की उतनी परवाह नहीं है कि कांग्रेस क्या सोचे। कांग्रेस का 5-6 विधायक है, उसको 2-3 को तो ऐसे भी तोड़ ताड़ के मिला लेगा। पंकज जी, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान अब से जिस चुनाव तरीके से लड़ने बयान तक सामने आ कांग्रेस, रहे उसके थे बाद तो चुनाव बीजेपी से पहले जी और चुनाव के दौरान पाकिस्तान से जिस तरीके के बयान सामने आ रहे थे कि कांग्रेस की सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनती है तो काफी अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जिस तरीके की डायलॉग बाजी करने की बात, क्योंकि पीडीपी की जो प्रमुख है महबूबा मुफ्ती, वो भी करती आई हैं कि भैया कश्मीर के मुद्दे पर आप पाकिस्तान से बातचीत कर लीजिए, ये वो मुखालफत करती आई हैं। और बार बार जो उमर अब्दुल्ला के पिताजी हैं फारूक अब्दुल्ला, वो भी करते आए हैं कि ऐसे कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, कश्मीर के लोगों का हाल बेहाल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन चीजों में भी तेजी आ सकती है। नहीं, कश्मीर के लोगों का हाल सबसे अच्छा तब हुआ जब पाकिस्तान से हमने बातचीत ये बंद कर दिया और उनको बजाना शुरू कर दिया। ये बात तो फारूक अब्दुल्ला नहीं मानते ना, ये बात तो महबूबा मुफ्ती नहीं मानते। पंकज जी, चेतन का बस इतना जानने का इच्छा है कि क्या ये सरकार आने के बाद एक रास्ता खुलेगा पाकिस्तान से बातचीत करने का? अब्दुल्ला परिवार क्या एफर्ट लगाएगा केंद्र सरकार से? भारत सरकार का फैसला होगा, वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो सकता है। कल को तेलंगाना वाले बोले कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहिए, या फारूक अब्दुल्ला बोल दें, बातचीत तो नहीं होनी चाहिए, तो मैं भी कह रहा हूं, बातचीत का क्या मतलब है? आप आतंकवादी भेज के, अब अपने पाले हुए आतंकी भेज के यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाते हैं, उसके बाद हम बातचीत करें। मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से पंकज जी, क्योंकि ये सरकार जो है वो कहीं ना कहीं डायलॉग के बारे में बात करती हुई नजर आती है हमेशा से। ये जो चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या फिर पीडीपी हो, हमेशा से पाकिस्तान से बात करने की बात करती हुई नजर आती है, शांति से बात करने की, है ना? अब अगर घाटी में अगर इनकी सरकार बनी है तो क्या उस सोच को भी आगे बढ़ाया जाएगा, लोगों के दिमाग में फिर से फिट किया जाएगा ये? देखिए, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, वहां एक कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है जो कि चाहती है कि इस तरह की बातें की जाए, उसको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। इनके बोलने से भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करेगी, क्या फैसला लेगी, ये सब कुछ नहीं होने वाला। ये भारत सरकार का फैसला होगा कि हम पड़ोस के किस देश के साथ कैसे रिश्ते रखें। आपको राज्य चलाने के लिए जनमत मिला है, आप वहां पे फोकस करो। और देखिए, मांग करने के लिए तो क्या है, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर भी मांग कर देते हैं, या दिग्विजय सिंह भी मांग कर देते हैं, तो उसी तरह फारूक अब्दुल्ला भी मांग करते रहे। बिल्कुल, मांग करने पे किसी को रोक नहीं है। बिल्कुल, वो अब देखना होगा फारूक अब्दुल्ला क्या बात करते हैं, आगे क्या बातें बढ़ती हैं। लेकिन एक सवाल मेरा सबसे एक सवाल है, उसके बाद सब आप ले लीजिएगा, कि क्या ये सरकार आने के बाद अब बड़ी चुनौतियां केंद्र के लिए भी हैं, खास करके गृह मंत्रालय, अमित शाह के लिए और फोर्स के लिए, कि और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा? क्योंकि इनकी मानसिकता जो रही है, बताने की जरूरत नहीं है। पाक प्रेम एक बार नहीं 1 लाख बार इनका दिख चुका है, अब्दुल्ला परिवार का या मुफ्ती परिवार का जो है। अगर अब ये सत्ता में आ गए हैं तो क्या चुनौतियां पंकज जी और ज्यादा हमारी आर्मी के लिए, हमारे गृह मंत्रालय के लिए, केंद्र के लिए हो गई हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो फिर सर उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को एक थोड़ी सी खिड़की, अगर दरवाजा नहीं खुल रहा है तो उनको खिड़की खुलते हुए दिख रही है कि हां, अब हम बोल सकते हैं, अब हमारे पक्ष का कोई ऐसा वहां पर हमारे लिए बोलने वाला बैठ गया है जो कि अब थोड़ी मदद कर सकता है। देखिए, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ूं, क्योंकि जो हम जानते हैं पीडीपी की सरकार थी तो पत्थरबाजों को पकड़ा जाता था और महबूबा मुफ्ती उन्हें छुड़वा देती थी, रिहा करवा देती थी, तो ये हम सब जानते हैं, ये कोई भूला नहीं है। उसके बाद से जिस तरीके से 370 रिवोक होने के बाद जो बदलाव वहां पर आए हैं, आज हम और आप वहां जाकर बहुत आसानी से चाहे रात भर घूम सकते हैं खुलेआम, कोई दिक्कत नजर नहीं आती, और सैलानियों की जो तादाद वहां पर बढ़ रही है सब बता भी रही है। तो क्या अब ये सरकार आने के बाद वो चीजों में दोबारा बदलाव हो सकता है? क्या ये वहां की जनता के मन में भी होगा जिन्होंने वोट नहीं दिया? सीधा सा सवाल, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ेगा क्या? नहीं, इसका जवाब मैं बताता हूं क्यों। जम्मू कश्मीर की जनता ने सबसे बेहतरीन फैसला लिया है। कश्मीर घाटी में उनके पास सिर्फ 3 विकल्प थे, पीडीपी, राष्ट्रीय इंजीनियर या एनसी। एनसी कांग्रेस का गठबंधन। उन्होंने सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम या सबसे ज्यादा लिबरल को चुना। वो अगर एक्सट्रीमिस्ट को चुनना होता, उन्हें ना पाकिस्तान परस्त को चुनना होता, तो पीडीपी या राशिद इंजीनियर की पार्टी वगैरह ऑप्शन हो सकती थी। उन्होंने देखा कि इन तीनों ऑप्शन में से दिल्ली के सबसे करीब कौन जा सकता है, तो उन्होंने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमेशा से वो मेन स्ट्रीम पार्टी रही है। अटल जी के टाइम में मिलकर सरकार भी चला चुके हैं वो अटल जी के साथ मिलकर, और सबसे ज्यादा लिबरल अगर वॉइस है कश्मीर घाटी में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो अपने अनुसार उन्होंने बेहतरीन ऑप्शन चुना है। जम्मू के लोगों ने अपने अनुसार सबसे बेहतरीन और राष्ट्रवादी ऑप्शन चुना है कि यहां सबसे ज्यादा कौन हो सकते हैं। तो कश्मीर के लोगों का मैसेज साफ है,
कि हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे उसमें हम दिल्ली की ओर देखेंगे, हम पाकिस्तान की ओर नहीं देख रहे हैं। और पंकज रही जी, बात आप कह रहे हैं आतंकवाद कि की, मुसलमानों ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को या बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, वोट नहीं दिया। नहीं, दोनों बातें हैं। वहां दे नहीं सकते कश्मीर घाटी में क्योंकि बीजेपी का फुटहोल्ड वहां नहीं है, लेकिन उन्होंने उस ऑप्शन को दिया। मुस्लिम बहुल्य सीट है जहां से बीजेपी की जो बिल्कुल। कैंडिडेट है शगुन परिहार वो बहुत अच्छे वोट बैंक से जीती है। वहां लोकल फैक्टर्स दूसरा था, इनके चाचा को मार दिया था, इनके पिताजी को हाँ, आतंकवादियों ने मार आतंकवादियों ने दिया इनके था। चाचा इनका को जो मार मुख्य दिया था। चुनाव का इनके चुनाव का जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि किसी के बाप, किसी का भाई, किसी की पत्नी इस तरह मारी नहीं जाए, कोई बच्चा अनाथ ना हो। उस अपील, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा घटनाएं हुई है ना, तो बहुत सारे आपको विधवाएं मिलेंगी, बहुत सारे अनाथ बच्चे मिलेंगे, तो ये चीज अपील किया, इसलिए मुसलमानों ने भी इन्हें वोट दिया। हाँ। देखिए, मैं ये अगर नहीं, कश्मीर तो घाटी जितना का खतरा समग्र रूप से आप वहां देखें, हिंदुओं को है उतना खतरा मुसलमानों को भी है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो वहां दो तरह के हैं, एक देखिए, एक मुजाहिद है, एक दहशतगर्द है। ये जो कश्मीर में अगर आप जाइएगा, डिटेल से एनालिसिस कीजिएगा, तो जो पाकिस्तान से आते हैं उन्हें वहां के लोग आमतौर पे भाषा में दहशतगर्द कहते हैं और उनके लिए सपोर्ट बेस नहीं है। दूसरे वैसे लोग हैं जो आम कश्मीरी हैं, जैसे वो मारा गया था एक लड़का, जिसके वजह से जो क्रिकेट खिलाड़ी था, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, उसको वहां मुजाहिद कहते हैं। मुजाहिद जो वहां के कट्टरपंथियों की नजर में भी वो कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी आ रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। इस दोनों शब्दों को जब तक मिलिटेंट्स, तो जब ये दोनों डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, भारत सरकार की पॉलिसी वहां बिल्कुल साफ थी। अपने बच्चों को, जो कश्मीरी बच्चे हैं, इनके लिए तो बहुत सारे हमारे पास पर्क्स भी हैं, सुविधाएं भी हैं, आपके सरेंडर पॉलिसी भी है, सब कुछ है, लेकिन दहशतगर्दों को छोड़ेंगे नहीं, लिस्ट बना के ठोकेंगे। बिल्कुल, तो ये एक डिफरेंस वहां पे आया था, बिल्कुल वो डिफरेंस और जो आया वहां था, के लोगों ने उसका इसे असर बहुत सपोर्ट किया है। जी पंकज जी, सपोर्ट इसलिए किया है कि कश्मीर घाटी के बहुत सारे नौजवान बड़े पैमाने पर भारतीय फौज में शामिल हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल हुए और वो ठोक रहे थे दहशतगर्दों को। इस चीज को आप समझिए। आज लेकिन कश्मीर की सवाल तो जनता ये भी ने, उठ रहा है ना कि जो नौकरियों का वादा किया गया था कश्मीर घाटी में, 370 जब हटाया गया, मोदी सरकार ने बड़े लेवल पर वादे किए कि यहां पर हम रोजगार देंगे, निवेश करवाएंगे, तो तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन जनता तो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, हमसे तो झूठे वादे किए गए। इसी का नतीजा मोदी सरकार को और बीजेपी को वहां भुगतना पड़ रहा है। नहीं, कश्मीर घाटी में तीन बातें हुई हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि माहौल नहीं सुधरा है, ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं हुआ है या फिर बिजनेस वगैरह नहीं फला फूला है। पंकज जी, कश्मीर घाटी में ठीक ठाक वोट मिले, सीटें नहीं आई, वो बात अलग है। नहीं, पहली बार मिला है। देखिए, पहली बार वो भी पार्टी को, या हाँ, देखिए आप समझिए इस बात को, अचानक कोई पार्टी जीरो है, वो ऐसा नहीं है कि वहां के 90% पे आ जाएगी। वहां देखिए, वहां क्या है कि कश्मीर के लोगों ने जो उनके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन था वो चुना है। और एक भारतीय के रूप में आपको सोचना चाहिए कि अगर आप कश्मीर में होते और आपके पास पीडीपी होता, राशिद इंजीनियर होता और एनसी होता, जो चुनाव जीतने की स्थिति में थे, एज ए इंडियन आप किसको देते? वही काम किया है कश्मीर के लोगों ने। इसलिए ये नजरिए से देखना बंद कर दीजिए कि कश्मीर के लोग जो है पाकिस्तान को चाहते हैं या पाकिस्तान परस्त हैं। वो देख नहीं रहे हैं क्या कि पाकिस्तान में आटे के लाइन में लगे हुए हैं, खाने को वांदे पड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। ये सब वहां के लोग देखते हैं और ज्यादा देखते हैं। और वहां मैं, चूंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त किश्तवाड़ में भी हैं जहां से ये जीती हैं, शगुन परिहार जी, सोपोर में हैं, बारामूला में हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या सचमुच आजादी चाहते हो? बोले कि नहीं भाई, आप लोग समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा क्या? हमारे यहाँ बिजली जाती है तो बाहर निकल के बोलते हैं हमें क्या चाहिए, आजादी। मतलब कि चाहिए बिजली, लेकिन वो एक लफ्ज उस तरह का आ गया है। और बोले कि हमें भारत, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि भारत में रहने में हमारा फायदा है। मैंने कहा कैसे? बोला कि जितना सेब अकेले दिल्ली खा जाती है, पूरा पाकिस्तान मिलकर नहीं खा सकेगा। तो डायरेक्ट ट्रेन है हमारा वहां दिल्ली के लिए। और बोले कि हमारा बिल्कुल अंतिम छोर तक ट्रेन पहुंच चुका है, हमारे बस स्टैंड सज गए हैं, हमारे बाजार गुलजार हो गए। आप जाके फिलिप्स, नाइकी, जितने बढ़िया बढ़िया ब्रांड है जाके देख लीजिए। श्रीनगर के डल लेक के आसपास के सारे रात भर आराम से लोग चिल आउट करते हुए। बिल्कुल 370 के बाद बहुत कुछ बदला है पंकज जी, जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर। और अब लाल चौक पर भी आप रात के 12 बजे और 1 बजे घूम सकते हैं। और लेकिन 5 साल जो अगले हैं, जो ये 5 साल एनसी और कांग्रेस की सत्ता के हैं, जिसमें केंद्र का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, एलजी का तो होगा ही होगा,
वो बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। लगातार आपको जम्मू कश्मीर पर अब नजरें टिकी रहेंगी। अभी तक आप उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति और दिल्ली की राजनीति पर जो फोकस रहते थे, वो फोकस हटकर अब जम्मू कश्मीर में भी जाएगा, क्योंकि वहां पर अब जब विधानसभा का सत्र होगा, वहां से जो बयान आएंगे हमेशा सुने जाते थे, लेकिन 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, 370 के बाद चुनाव हुए हैं, तो अब जो वहां से बयान आएंगे उसका असर बड़े पैमाने पर होगा, उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश से देखने को मिलेगी। तो अगले 5 साल जम्मू कश्मीर की राजनीति के बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। फिलहाल उमर अब्दुल्ला शपथ लेने के लिए तैयार हैं। शपथ की तारीख बहुत जल्दी आने वाली है। अभी जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है इस मुद्दे को लेकर, और उन्होंने भी कह दिया है कि अब्दुल्ला के पास इतनी पावर नहीं होगी, इन सब बातों पर हमने चर्चा कर ली है। तो पंकज जी आपका, चेतन आपका, शबनम आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत कुछ शुक्रिया। कहना चाहते हैं पंकज जी? जी पंकज जी, लास्ट लाइन में कहना चाहता हूं, प्लीज कश्मीर के लोगों को कम्युनिस्ट या कांग्रेस के नजरिए से नहीं देखें। वो उतने ही देशभक्त हैं जितने बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उनके पास जो ऑप्शंस हैं, जो जिस तरह देते, आप जाके पर्सनली बात कीजिए, तब धारणा बनाइए। कश्मीर के लोग नहीं चाहते भारत के साथ बंटवारा। पूछना चाहूंगी, जैसे ही बीजेपी को लगा कि कश्मीर में मुसलमानों ने उसे छिटक दिया, बिल्कुल भी वोट बैंक नहीं दिया, कश्मीर से वो हार गए, तो प्रधानमंत्री मोदी का कल एक बयान सामने आ जाता है। वो हिंदू मुसलमान को लेकर बयान देते हैं कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों पर चुप हो जाती है, लेकिन हिंदुओं की जहां बात आती है वहां जाति का मुद्दा उठाकर आग लगाने की कोशिश करती है। तो क्या अब आने वाले जो आगे राज्यों में चुनाव है उसको लेकर मुस्लिम कार्ड मोदी ने भी खेलना शुरू कर दिया है? देखिए, मुस्लिम कार्ड या हिंदू कार्ड की बात नहीं है, ये सच्चाई है इस देश की, कि इस देश में जब भी हिंदुओं की जातियों की बात होती है तब तो सब खूब खुद उछल उछल के बोलते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की जातियों की बात होती है तो कहते नहीं जी उस पर होती ही नहीं है। नहीं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ये चीजें, अच्छा कभी सुना है किसी इंडिया गठबंधन के नेता को ये कहते हुए कि वहां एक अशराफ है, एक अरजाल है, या ये सुना है कि शिया सुन्नी में कुछ भेद है? वो हमेशा बोलेंगे कि ओबीसी का क्यों नहीं है, तो दलितों क्यों नहीं? आप जाके बोलिए कि ओबीसी मुसलमानों का कोई सचिव क्यों नहीं है, दलितों का दलित मुसलमानों का कोई सेक्रेटरी क्यों नहीं है? देखिए, वो जो वेटिकन है ना, ईसाई लॉबी, वो शुरू से ही बांटो और राज करो, और उनके अवशेष बच गए हैं भारत में। द गार्डियन ने 2014 में बाकायदा आर्टिकल में लिखा है कि आज ऑफिशियली भारत में अंग्रेजों का राज खत्म हुआ है। हमारे चट्टे बट्टे थे और वही काम कर रहे थे। दक्षिण को उत्तर से बांटेंगे, हिंदू को मुसलमान से बांटेंगे, सिखों को बाकी हिंदुओं से करेंगे, मणिपुर में ईसाई का नाम लेंगे, हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे, बांटो और राज करो। और ये जब भी बांटो राज करो करता है, जैसे चुनाव खत्म होता है चला जाता है इटली, या चला जाता है सरोज के पास। अगर हिंदू बंटते तो हरियाणा में शायद सरकार बन पाती, क्योंकि वहां पर भी जातिवाद की बहुत ज्यादा चुनावों के दौरान राजनीति की गई, मंचों से ओबीसी आरक्षण, जाट आरक्षण खूब बनाया गया। हिंदू अब बंटने के लिए तैयार नहीं, धीरे धीरे समझ में आ रहा। देखिए, जब 200 साल बांटो और राज करो की नीति अपनाते हैं ना, तो अंग्रेज भी नहीं सफल हुए, भारत के लोग उनके खिलाफ भी लड़े एकजुट होकर, ये भी कोशिश कर रहे हैं उसी चीज को आगे बढ़ाने का, लेकिन सफल धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है ना। देखिए, आजादी के वक्त से कांग्रेस का ग्राफ कम हो रहा है कि नहीं, और जैसे जैसे शिक्षा, देखिए मैं आपको आज पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आप डाटा पे सबसे ज्यादा भरोसा कीजिए, आंकड़े निकालिए, जैसे जैसे इस देश में शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा कांग्रेस का राज कमता जाएगा। कहीं भी देख लीजिए आप, लोग जागरूक होंगे, इस पार्टी को वोट नहीं देंगे। अंग्रेजों के चमचों का अब यहां कोई काम नहीं। पंकज जी, एक सवाल ये भी है, क्या मोदी को ये जो मुस्लिम और हिंदू वाला कार्ड है वो महाराष्ट्र के चुनावों के लिए तो याद नहीं आ गया है? देखिए, राजनीति करने वाला अपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर राजनीति करेगा। अगर मैं एक राजनीतिज्ञ हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये बात कहने से करते ही नहीं है ना, आरोप तो ये विपक्ष पे लगाते हैं ना कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, हिंदुओं के ऊपर खेल रही है, मुसलमानों के ऊपर खेल रही है। तो फिर मोदी जी को क्यों याद आ गया अचानक से हिंदू और मुस्लिम? नहीं, जातिवाद कहां, ये तो कह रहे एक रहोगे नेक रहोगे, खटोगे तो बांटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, ये तो एक करने की बात कर रहे हैं। तो बटे कहां हैं? आप सारी जातियां एक हो जाओ। नहीं, बटोगे तो कटोगे। नहीं मिलेंगी, जिसको ये लगेगा कि हाँ आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो सकता है या फिर प्राइवेट नौकरियां करके आरक्षण छीना जा सकता है, तो वो तो ये आवाज उठाएगा ना, फिर वो बटने वाली बात कहां से आ गई? नहीं तो मुसलमान क्यों नहीं आवाज उठाता कि मुझे महंगाई से समस्या है? वो तो जो बीजेपी को हराएगा उसको दे देंगे। वो कश्मीर का गिलानी कहता है कि सोने का महल भी बनाकर दे देंगे, फिर भी हम नहीं देंगे।
एक फिलिस्तीन का कोई नजरुल्ला या कहीं का मारा जाता है, सब हाय हाय करने लगते हैं। यहाँ कहां, यहाँ बेरोजगारी नहीं चाहिए। जब बांग्लादेश में मरते हैं तब तो ये हमें बताते हैं कि वो तो बांग्लादेश का मैटर है, तुम क्यों बोल रहे हो। और जब नजरुल्ला मरता है तो सब क्यों नहीं बोलते ये इंडिया गठबंधन वाले कि वो तो लेबनान का मैटर है, तुम क्यों रो रहे हो। वो कभी क्यों नहीं कहते कि कश्मीर में जाके कोई उर्दू मत बोलो। वो हिंदुओं को क्यों बोलते हैं कि जाके जो उत्तर भारत वाले हैं जाके तमिलनाडु में तमिल बोलो। हमें बांटोगे और समझ तो में नहीं आता को क्या तो कि जो बीजेपी काम कर रहे हैं भुनाती है राहुल गांधी। अब इस देखिए, मुद्दे को अचानक बीजेपी ने भुनाया है ना, तभी तो इस मुद्दा देश में जैसे चुनाव जम्मू दो ही कश्मीर में हारे, नैरेटिव आपको चल याद रहा आ है। गया। जम्मू कश्मीर में हारे नहीं, बंटोगे तो कटोगे। हाँ। एक रहोगे नेक रहोगे। इस शब्द में आप अपने अपने अनुसार एक रहोगे नेक रहोगे। मुसलमान क्यों नहीं एक रह सकते हमारे साथ? वो अपने आप को अलग क्यों समझते हैं? जब अरब वाले मुसलमान हमें अपना समझते हैं, ईरान हमें अपना दोस्त समझ रहा है, लेबनान दोस्त समझ रहा है, सऊदी अरब दोस्त समझ रहा है, तो आप क्यों नहीं समझ रहे? जबकि 80 से 85% हमारे अपने ही हो। नहीं पंकज जी, ये बुखारा इस बुखारी देश तो की आपके बाद राजनीति में में यहाँ इंडिया है ना। अलायंस और एक तबके का ये मानसिकता हो गई है कि अगर मोदी के मुंह से कोई बात निकल रही है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो केवल हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। उनको ये लगता है कि अपना वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए पहले ही ये सही छोड़ दो कि हिंदुओं के लिए बोला जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री के बयान में कहीं भी ये नहीं था कि हिंदू कटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ को मैं मान रहा हूं, कट एंड क्लियर बोलते हैं कि हिंदुओं एक रहोगे तभी ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाने में ये बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले मौज करेंगे। तो भाई अगर आप बट रहे हो, आप नसरुल्लाह के नाम पर बट रहे हो, आप नसरुल्लाह के नाम पर पोस्टर निकाल रहे हो, तो आप बट रहे हो ना। वो एक रहना है आपको। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई भाई आप कहते हैं, लेकिन फिर उसी में आ जाता है कि ये एक दूसरे में आपस में भाई भाई हैं, चारों आपस में भाई भाई नहीं हैं। तो वही प्रधानमंत्री बात कह रहे थे कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और अगर बांटने वाले मौज करेंगे अगर हम बट गए तो। वो बांटने वाले कौन है? वो बांटने वाला आपका पड़ोसा पाकिस्तान है, वो बांटने वाला आपका पड़ोसी चाइना हो सकता है, वो बांटने वाला अमेरिका भी हो सकता है। सोरोस हो सकता है, उसका एजेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना बांटने वाला। हो सकता है सोरोस हो, पैसा दे रहा है बांटने के लिए। हो सकता है उसका कोई एजेंट भारत में घूम रहा हो टी शर्ट पहन के। कोई हो सकता है किसी तरह का कोई होगा, दलाल हो उसका घूम रहा हो। बिल्कुल। इस देश के लोग क्यों बटे? चलिए ठीक है, इसी के साथ चर्चा को विराम देते हैं। मोदी प्रधानमंत्री ने कल जो कहा है वो कई तरीके से लोग अपने अपने नजरिए से ले रहे हैं। बाकी राजनीति में इशारों से बयान दे दिए जाते हैं, और वो इशारा जिसको जैसे समझना होता वो समझ लेता है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।